अस्सलाम वालेकुम। समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। आजकल आप नोट कर रहे होंगे कि दुनिया में एक वॉर का जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे सीजन चल रहा है। लबनान में, गाज़ा में और अब ईरान में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी वॉर जो है वो इजराइल और यूएस की तरफ से वो चल रही है। लेकिन इन वॉर्स के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पुरानी वॉर्स के बारे में, जो यूएस की थी, वियतनाम की थी, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, हमारे ज्वाइन किया है डॉक्टर बंगश ने, हिस्टोरियन है, डीन है सोशल साइंसेस IBA के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अच्छा याकूब, बीइंग अ हिस्टोरियन, आपने वियतनाम वॉर को बहुत डीपली ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह वो स्टार्ट हुई, किस तरह यूएस जो है वो वहाँ पर आए, इन्वेड किया, किस तरह ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ वॉर्स का वियतनाम से। जी, यूएस का काफ़ी मतलब अब 250 साल होने वाले हैं यूएस को इस साल। तो बड़ी एक लंबी तारीख है जंगों में पार्टिसिपेशन की। मगर इसकी जो रिसेंट मेजर तारीख शुरू होती है वो आफ्टर 1945, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर फिर यूनाइटेड नेशंस भी बन जाता है। सो जब दुनिया स्प्लिट होता है बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड यूएस कैंप्स, तो उसके अंदर जो सोवियत कैंप है वो ऑफ कोर्स सोवियत यूनियन लाइक पुलिस करता है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो यूएस पुलिस करता है। और 1990s के बाद तो ये लोग कहते हैं कि जी यूएस हैज नाउ बिकम नाउ द सोल पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये यूएस के अंदर ना बहुत ज्यादा एक थिंकिंग बड़ी डीप है। उनका मतलब उनका एक रिलीजियस थॉट भी है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी उनका एक कॉन्सेप्ट है कि यूएस इज लाइक मैनिफेस्टेड फॉर ग्रेटर ग्लोरी एंड कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। तो ये काफी ज्यादा डीप उनके अंदर है। बट जो वियतनाम वॉर जो आपने बात की, उसके पीछे जो मेन रीजनिंग ये थी कि वेस्ट में बिलीव किया जाता था कि अगर एक मुल्क कम्युनिस्ट हो जाएगा तो उसके आसपास के और मुल्क भी कम्युनिस्ट हो जाएंगे। इसको डोमिनो इफेक्ट कहते थे कि एक के बाद एक मुल्क गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब 1946 में एक फ्रेंच इंडो चाइना, ये साउथ ईस्ट एशिया को कहते थे, वहां इंडिपेंडेंस की एक मूवमेंट चली। तो बाय द 1950s 1954 वियतनाम आजाद हुआ, मगर नॉर्थ और साउथ वियतनाम में स्प्लिट हुआ। जो नॉर्थ वियतनाम था वो कम्युनिस्ट टाइप का था, जो साउथ वियतनाम था वो ज्यादा यूएस के क्लोज था। अब ऑफ कोर्स आपने एक छोटे से मुल्क को स्प्लिट कर दिया तो उसके अंदर फिर बीच में इंटरनल स्ट्राइफ और जंग वगैरह होनी शुरू हो गई। चाइना और रशिया के भी थोड़ा, चाइना और रशिया के क्लोज था जी। तो वो फिर बीच में नॉर्थ और साउथ वियतनाम में जब फ्रिक्शन होनी शुरू होगी और ऐसा लगना शुरू हो गया कि नॉर्थ वियतनाम जीत जाएगा साउथ वियतनाम से, सो यूएस ने अपनी वहां फोर्सेस भेज दी साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए। ये तकरीबन 1962-63 में उन्होंने भेज दी और तकरीबन 10 साल यूएस की फोर्सेस वहां रही। और यूएस के उन्होंने भी उस टाइम पे मेरे ख्याल से वो थे, कैनेडी थे वहां पे, कैनेडी थे, वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एट फर्स्ट उन्होंने भी रिफ्यूज किया था कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो वियतनाम में नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बिकॉज उनका ख्याल था कि एयर पावर से काम चल जाएगा, जरा थोड़े से छोटे से फोर्सेस करेंगे। मगर देखें, अगर आपने एक मुल्क को कॉन्कर करना है, और ये बड़ी एक क्लियर बात है कि जंग चेंज हो जाती है, मतलब अगर आप BC से लेके आज तक देखें तो बहुत कुछ हुआ है जंग में चेंज। मगर एक क्लियर बात है कि अगर आपने एक मुल्क पे कब्जा करना है तो आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने पड़ेंगे, और यही इनको इवेंचुअली भेजने पड़े। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब तकरीबन 5 लाख अमरीकी फौजी वहां वियतनाम में गए 10 साल के पीरियड में, और तकरीबन 58,000 जो हैं वो वहां मारे गए थे जी। मगर और 3 लाख के करीब जो है सोल्जर्स वहां पे जो है वो इंजर्ड भी हुए थे। जी। यूएस की साइड पे ये फिगर्स है, वियतनाम की साइड के ऊपर तो जो एस्टिमेट है डेथ्स का वो रेंज करता है बिटवीन 1 to 3 मिलियन। सो वहां तो डेविस्टेशन बहुत ज्यादा थी। वहां केमिकल वेपन्स भी यूएस ने इस्तेमाल किए, बहुत कुछ वहां वो डिस्ट्रक्शन है जिसके इफेक्ट आज तक वहां है। अच्छा, तो वियतनाम वॉर को अगर हम लोग आज की वॉर के साथ, ईरान वॉर के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें, तो आपको क्या लगता है कि वियतनाम वॉर से यूएस ने कुछ नहीं सीखा? क्योंकि अभी भी बात हो रही है बूट्स ऑन ग्राउंड्स की, तो ईरान में आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे? जी, वियतनाम वॉर जरा थोड़ा सा फर्क था, बिकॉज वो सोवियत यूनियन को के सामने था। मगर ये वियतनाम वॉर से इतना कुछ इन्होंने एटलीस्ट सीखा कि जब अफगानिस्तान की जंग हुई थी सोवियत यूनियन के साथ, तो यूएस ने पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट किया, मगर डायरेक्टली बूट्स ऑन द ग्राउंड्स नहीं भेजे। तो थोड़ा सा उनको आगे दी समझ कि अगर आप अपने खुद कमिट कर लेंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड्स तो काफी मुसीबत आएगी। और वियतनाम वॉर के खिलाफ यूएस के अंदर रिएक्शन बहुत खराब हुआ था। मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, बहुत शोर बचा, और वो एक पूरी एक जो मेरे ख्याल में एक जनरेशन है उसको यूएस में वियतनाम वॉर ने डिफाइन किया। लेकिन उसका भी ये था ना कि शुरू
में उसको सपोर्ट कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रोलॉन्ग होती गई तो फिर वो उसके अगेंस्ट होते गए कि भाई अब इसको बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूएस का ऐसे ही हुआ है, मतलब देखिए अफगान वॉर, जो पहली अफगान वॉर हुई, सेकंड अफगान वॉर जो 9/11 के बाद हुई है, फिर इराक वॉर हुई है, शुरू में सपोर्ट वगैरह थी। अफगान वॉर की तो खैर बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो 9/11 के बाद था, मगर वहां भी देखें कि जब बूट्स ऑन द ग्राउंड आ गए, उन्होंने अफगानिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया, मगर 20 साल के ऑक्यूपेशन के बाद क्या हुआ, वो फिर तालिबान आ गए और वो भी कुछ दिनों में आ गए। इराक वॉर की सपोर्ट बहुत कम थी, मगर इराक वॉर पे भी इनको बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने पड़े। 2.5 लाख फौज के जरिए उन्होंने उसको इन्वेट किया। और फिर इराक के अंदर देखें आज क्या हालत है, वो क्लाइंट यूएस की रियासत है, स्प्लिट हुई है, हालात खराब है। तो कहीं से भी वो बिल्कुल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बाकी की कंट्रीज आके उनको हेल्प आउट कर रही है, वहाँ पे प्लांट्स लगा रही हैं, कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो वो यूएस का जो है ना, देखें वो अच्छा भी है क्यों, वो इसलिए है कि एक मुल्क को जंग की समझ तब आती है जब उसके अपने मुल्क के ऊपर जंग का डायरेक्ट इफेक्ट पड़े। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक हो, जिस तरह से जापान ने पर्ल हार्बर में किया था। तो पर्ल हार्बर के बाद यूएस मेनलैंड पे अटैक तो कोई नहीं हुआ ना। तो इसीलिए जब आपके किसी और जगह वॉर हो रही होती है, दूर हो रही होती है, तो आपके वो दिमाग के अंदर उसका इफेक्ट भी नहीं आता, उसका एंड रिजल्ट भी नहीं आता, चाहे वो ज्यादा सोच के साथ आपने किया हो, बगैर सोचे किया हो, उसका आप पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता। जब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, अब जिस तरह इस वॉर में अमेरिकन जो एक आम बंदा है, उसको फर्क पड़ेगा जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी। उसको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि ईरान में लोग कितने मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक दूर जगह है, हजारों किलोमीटर दूर है, उसको क्या पता कहाँ है, ठीक है। मगर जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो उसको एहसास होगा कि जी मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन वहां पे स्टार्ट हो गया उनको एहसास होना, क्योंकि वहां पे भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है प्राइस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइसेस वहां इंक्रीज हो रही हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। अभी देखिए यूएस का जो डिफेंस बजट है वो ड्रामेटिकली ट्रम्प साहब ने एक्सपैंड किया। तो इस तरह से फिर यूएस के अंदर एक लोकल रिएक्शन आएगा, बट नॉट अगेन आई वुड से बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट बिकॉज इंटरनली उसका इफेक्ट यूएस में। लेकिन उसका एक्सटर्नल भी तो आ रहा है ना। देखें अभी इतना प्रोटेस्ट हुआ, 28 मार्च को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें अच्छे खासे लोग ऑलमोस्ट कह रहे थे कि 80 लाख के करीब जो है यूएस में लोग निकले हैं, और 30 के करीब रियासतों में ये सारे जो है वो वहाँ पे जल्द से जुलूस हुए हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। जी उसका ट्रू, मगर मेरे नजर में उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत कम है, बिकॉज ये वाली जो वॉर है स्पेसिफिकली ईरान की, और इससे पहले जो पिछले साल ईरान पे हमला हुआ था, और उससे पहले जो गाजा, ये सारा लिंक्ड है एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी से, और वो यूएस की नहीं है, वो इजराइल की है। तो इजराइल के जो वजीर आज़म है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि यूएस में प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। उनको तो फर्क पड़ता है कि उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड्स ना जाए। अभी आप देखिएगा कि अगर यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड्स कर भी दे, तो इजराइल के बूट्स ऑन द ग्राउंड्स नहीं होंगे कभी। हाँ, वो मैं एक स्टेटमेंट बल्कि पढ़ रही थी कि इजराइल ने कहा था कि हम अपनी फोर्सेस जो है वो नहीं भेजेंगे, बल्कि यूएस जो है वो अपनी फोर्सेस यहाँ पे भेजा है। और मिडिल ईस्ट में भी जितने भी अभी तक सोल्जर्स आए हैं वो यूएस के ही आए हैं, इजराइल का तो कोई भी नहीं आया। बिल्कुल। तो वो इजराइल अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ है वो ये है कि पिछले 1-2 साल में बहुत क्लियर हो चुका हुआ है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी पे इजराइल का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। और बहुत अमेरिका के जो मेन पॉडकास्टर्स भी हैं, जैसे टकर कार्लसन वगैरह, उन सबको ये मतलब उनकी आंखें खुल गई हैं कि कितना ये एक बैरूनी मुल्क का कंट्रोल है। जी बिल्कुल। और वो यही कहते हैं कि एक बैरूनी मुल्क का अमेरिका में इतना कंट्रोल कैसे हो सकता है, ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट कम हो। अब आप ये देखें ना कि अगर 80 लाख अमेरिकन बाहर निकला है, या अगर 80 लाख अमेरिकन नाखुश है, अभी इसके इवन फॉक्स न्यूज ने जो पोल निकाले थे कि उसमें कहा था कि less than 30% even support Trump now। तो अगर इसका इतना बुरा इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर यूएस में रिएक्शन आना चाहिए। फॉक्स न्यूज तो बहुत प्रो है ना, प्रो ट्रम्प है जी। तो अगर वो दिखा रहा है कि 30% पे आ गया तो फिर तो हालात खराब ही है जी। तो वो तो फिर इसका मतलब है कि हालात खराब ही हैं। मगर अगर इतने हालात खराब होने का, यूएस में ऑपोजिशन होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा कि ये अमेरिका के लिए जंग नहीं है, ये किसी और मुल्क के लिए जंग है, किसी और मुल्क के अजाइम के लिए जंग है। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि इजराइल हमेशा अमेरिका के साथ तब होता है जब उनका अपना कोई इंटरेस्ट हो, कोई अपना स्ट्रेटेजिक जो है वो मफाद हो, तभी वो अमेरिका के साथ होता है, वरना नहीं होता। वरना वियतनाम वॉर में वो उनके साथ ना जो है वहाँ पे हमने नहीं देखा। इराक वॉर में भी इतना जो है वो मेन उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, पॉलिटिकल जरूर था लेकिन इतना नहीं था। अफगान वॉर में वो उनके साथ नहीं थे जी। इजराइल की बड़ी सिंपल किस्म की पॉलिसी है कि इजराइल के वेपन्स अमेरिका से आते हैं, इजराइल को जो मेन इमदाद है वो अमेरिका की तरफ से आती है, और काफी ज्यादा जो इजरायलीज का कंट्रोल है
अमेरिका के अंदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट और ये जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनके थ्रू। तो इट्स लाइक कि अमेरिका जो है वो इजराइल को एक बच्चे की तरह जो है वो पाल पोस के वो बड़ा कर रहा है। देखिए, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा भी अभी तक ये ख्याल था, कभी कभी मुझे शक होता है कि ये रिवर्स है, कि इजराइल अमेरिका को पाला हुआ है, क्योंकि जब अमेरिका को इजराइल की जरूरत होती है तो इजराइल इनकार कर सकता है, मगर अमेरिका कभी इजराइल को इनकार नहीं कर सकता। अब ये मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, मैं कहीं पढ़ रहा था, अगेन दिस इज एक सोचने वाली बात, प्रूफ तो शायद 100% कभी भी ना मिले, पर एक बंदे ने बड़ी अच्छी वो पॉडकास्ट कर रहा था और वो कह रहा था कि पिछले 50 साल में सिर्फ एक अमेरिकी सदर ने इजराइल को इनकार किया और कहा कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने और मैं इंश्योर करूंगा कि आप ये ना बनाए। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन था? वो उनको मारा गया था, मुझे नाम याद है, जॉन एफ कैनेडी, यस, और वो मारे गए। तो अब ये क्या इसमें कनेक्शन है मुझे नहीं पता, मगर ये एक सवाल तो है कि एक सदर ने सिर्फ उन्होंने ही मना किया था और उन्हीं को जो है वो टारगेट किया। तो अब वो ये देखे ना कि बहुत लोग, अभी आप अमेरिका में काफी पॉडकास्ट देखें तो बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसा चीज है ट्रम्प के लिए कि उसको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो ट्रम्प है जो कर रहा है ये सिर्फ अपनी विल पे नहीं कर रहा है, ये किसी और के कहने पे कर रहा है और वो केज्ड है, कहीं से प्रेशर है। एप्स्टीन फाइल्स भी हैं, मगर वो इतना ज्यादा, देखिए वो एप्स्टीन फाइल्स के लिए बहुत कुछ और ड्रामे हो सकते थे, ये कोई इतनी देखे ना, इतना खतरा अमेरिका के लिए लेना, अपने लिए लेना, अपने मुल्क के लिए लेना, ये बहुत एक हाई बार है। और ट्रम्प के पास ऑफ रैम्प्स अभी तक कितने आए हैं उसने नहीं लिए, तो बहुत लोगों का शक है कि इसके पीछे कोई और कहानी है, और मेरे तो ख्याल में शक क्या, इस पे यकीन है कि इसके पीछे एक और मुल्क है, और जो अमेरिका फर्स्ट वाले जो सारे यूएस में हैं वो इसी वजह से नाराज हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, और ये जो जंग है ये अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए अमेरिका को इससे बाहर निकलना चाहिए। बंगश, अगर हम ये कहें कि ईरान के अगेंस्ट जो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट नहीं बल्कि वो इजराइल का अपना इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो इतना हार्ड लाइन जो है वो लेके ईरान के अगेंस्ट चल रहे हैं। जी बिल्कुल, 100%, बिकॉज देखें अमेरिका का इजराइल, ईरान का और अमेरिका का डायरेक्ट तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सवाए इजराइल के, आप इजराइल को इक्वेशन में से निकाल दें तो क्या दोनों का इशू है? कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक लेफ्ट पे और एक राइट पे एक अच्छा खासा डिफरेंस है, कि कोई साथ अगर ज्योग्राफिकली भी देखें तो उनका कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि जो इजरायली वजीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, और बड़े मजे की बात है वो मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो कह रहा, अब तो ये तारीख की किताबों में भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो लास्ट नेम है वो असल में ये पोलिश थे, इन्होंने आके अपना नाम भी तब्दील किया। तो ये जो सारे जो आधे से ज्यादा जो इजराइल में घूम फिर रहे हैं वो सारे असल में ईस्टर्न यूरोपियन है, और नेतन्याहू को 40-50 साल से कह रहे हैं कि जी हमने ईरान को खत्म करना है, हमने ईरान को खत्म करना है। तो इसीलिए देखें, अगर आप यूएस में देखें कि यूएस की इस वॉर के बारे में प्लानिंग भी बड़ी कम है, जो जिस तरह से वो प्लान्स कर रहे हैं या एक्सिक्यूशन ऑफ द वॉर कर रहे हैं वो भी ऐसे कोई लग रहा है कि बड़ी सिंपलिस्टिक सी है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ी मुल्क में इतने बड़े उनके पास थिंक टैंक्स हैं, उनके जो आर्मी और एयरफोर्स वगैरह के सारे जो लीडर्स हैं वो बड़े हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड हैं कि वो इतनी अहमकाना हरकतें कर सकते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज के डायरेक्शन कहीं और से मिल रही है, और जहां से डायरेक्शन मिल रही है उनको फर्क नहीं पड़ता कि इसका इफेक्ट अमेरिका पे क्या है। अच्छा, क्योंकि अभी जो टॉक्स चल रही हैं कि सीज फायर भी करा लिया जाए फॉर 45 डेज, उसमें यूएस का सिर्फ आ रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में जो कहते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम, वो मिसिंग है, जो कि इजराइल है, वो बीच में नहीं आता कहीं भी कि अच्छा इजराइल जो है वो साथ ही होगा उस सीज फायर में या नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की तो जो बमबारी है वो तो उसी तरह जारी है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इसमें मुझे जरा थोड़ा बहुत शक है कि अगर सीज फायर हो भी जाती है तो क्या वो रियल सीज फायर होगी, बिकॉज आप देखें अमेरिका के अंदर भी इस पे स्प्लिट है। ये बहुत लोगों ने इस पे कमेंट किया है कि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे वैंस, वो इस वॉर से खुश नहीं थे और वो इसलिए बड़े चुप है। मगर अभी जो खबरें आ रही थी कि अगर पाकिस्तान में पीस टॉक्स होनी है तो जेडी वैंस आके उसको लीड करेंगे, जेडी वैंस आके उसको लीड कर रहे हैं। और कल रात से भी जो खबरें चल रही हैं वो ये चल रही है कि आर्मी चीफ की और जेडी वैंस की जो है वो पूरी रात जो है वो लोग कनेक्ट रहे हैं इस वॉर के लिए कि इसमें कहीं ना कहीं कोई एक जो है वो पॉइंट पे आ जाए दोनों कंट्रीज, और एटलीस्ट 45 डेज का जो है वो सीज फायर हो जाए। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यूएस के अंदर एक कंस्टिट्यूएंसी है जो चाहती है कि ये वॉर जारी ना हो। जेडी वैंस आई थिंक इज अ वेरी ऑब्वियस पर्सन, बट आप उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है वो चाहते हैं कि जंग हो। ट्रम्प मेरा ख्याल है कि ट्रम्प वुड गो आइदर वे डिपेंडिंग ऑन उसको एडवाइस क्या मिले। तो यूएस के अंदर ये कंस्टिट्यूएंसी है, मगर
अगर इसराइल में ये देखिए जो मैं बात पहले कर रहा था, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकन मरे, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के पैसे जो खत्म हो, इसराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसराइल को ये भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ट्रम्प देख रहा होगा कि आगे अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है, सेनेट में क्या होगा, हाउस में क्या होगा। ट्रम्प को फर्क पड़ता है, यस ऑब्वियसली, इसराइल को तो नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इसराइल के भी तो इलेक्शंस आ रहे हैं ना आगे, वहां आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे ये लोग। वो तो कुछ देखिए, इसराइल के अंदर ना उनकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ना उनकी मीडिया इंडिपेंडेंट है, वहां कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और बड़े मजे की बात है, ये नहीं कि किसी ने कंट्रोल किया हुआ, ये लीगली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इसराइल के अंदर तो चांस ही नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा कोई आएगा। और इसराइल को क्या फर्क पड़ता है कि अमेरिका में कौन आए, बिकॉज अगर एक मुल्क का कंट्रोल उसकी फॉरेन पॉलिसी पे एक और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेट रन कर रहा है गवर्नमेंट या रिपब्लिकन कर रहा है रन गवर्नमेंट। इसराइल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए अमेरिका में जो ये कंस्टिट्यूंसी है उसको फिगर आउट करना पड़ेगा, ये जेडी वैंस वगैरह को, कि अगर वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस हो तो वो इसराइल पे उन्होंने फिर इम्पोज करना है। अब वो किस तरीके से करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन फ्यूचर आपको लगता है कि यूएस जो है टुवर्ड्स इसराइल अपनी कोई पॉलिसी जो है वो चेंज कर सकता है या करना चाहिए उनको? देखें, मेरे ख्याल में कि इस जंग के बाद यूएस में आम आवाम की आंखें बहुत हद तक खुली हैं कि एक और मुल्क का उनके मुल्क पे इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। मगर सवाल यह है कि एक और उस मुल्क का इन्फ्लुएंस इनके मुल्क के ऊपर इतना ज्यादा है कि उसको कम करना इतना आसान नहीं है। नहीं, लेकिन पहले वहाँ पे अमेरिका में इसराइल को लेके इतनी ओपनली जो है वो टॉक्स नहीं होती थी। अब उनके अगेंस्ट जो है वो ओपनली प्लेटफॉर्म्स पे आके, पॉडकास्ट में आके, स्क्रीन पे आके बात हो रही है कि ये गलत हो रहा है। देखिए, बात तो सही है, मगर फिर भी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब देखिए, टकर कार्लसन की मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने उनको वार्न किया था कि अगर इसराइल के खिलाफ बात की तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लोग कर रहे हैं वो रिस्क लेके, मगर देखें ना टकर कार्लसन के खिलाफ कितने लोग आ गए हैं सामने। ठीक है, सो अब ये भी है ना कि अगर एक देखिए ना, एक हेजेमॉन है, ठीक है, एक बंदा एक मुल्क की, एक और मुल्क की, एक छोटा सा मुल्क एक इतने बड़े मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसकी अगर फॉरेन पॉलिसी पे चैलेंज आएगा, उसके कंट्रोल पे चैलेंज आएगा, तो वो रिएक्ट भी तो करेगा ना। वो दूसरी साइड को पैसे देगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। वो आसानी से तो नहीं मान लेगा कि जी अच्छा अब लोगों ने व्यूज अपने चेंज कर लिए तो हम साइड पे हो जाएंगे। वो आसानी से तो नहीं साइड पे होंगे। और इमेजिन करें ना, ये मैं सिर्फ मिलियंस की नहीं बात कर रहा, मैं बिलियंस की बात कर रहा हूँ। एवरी मंथ जो अमेरिका से इजराइल को एड आती है, बिल्कुल बिलियंस की बात है। ठीक है, इजराइल में अभी मैं खुद हैरान हुआ था, इजराइल में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते और एड पे जिंदा है। अच्छा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें ये भी बताया हुआ था कि अमेरिका में भी एक जगह ऐसी है जहाँ पे जितने इसराइलीज रह रहे हैं उस कॉलोनी में, वो कोई काम नहीं करते। उनके बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, उनके घर जो है खाना वो उनकी जो वहाँ पे शॉप्स बनी है सारी, वो बिल्कुल फ्री है। ज़ायनिस्ट कॉलोनीज हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रह रही है, कुछ भी पे नहीं करे, ना वो काम कर रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। जी हैं। तो आई थिंक वो जो है ना, देखिए इतना ज्यादा कंट्रोल है, इतना ज्यादा कंट्रोल, ये थोड़े बहुत प्रोटेस्ट से कम नहीं होने वाला। अगेन गोइंग बैक टू वियतनाम वॉर, वियतनाम के प्रोटेस्ट साल चले थे और फिर यूएस ने वियतनाम से विड्रॉ किया था। और वियतनाम वॉर कराने में कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं था, यहाँ उनके ऊपर एक मेजर आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। पर यहाँ सिर्फ एक फायदे की बात है कि जो एंटी ज़ायनिस्ट जूस हैं वो काफी हद तक सामने आए हैं। और देखें, इजराइल के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी, बल्कि मेरे ख्याल में शायद इजराइल से भी बड़ी जूइश पॉपुलेशन दुनिया में है, वो अमेरिका में है। तो वहां भी क्लियर दो कैंप्स हैं, एक ज़ायनिस्ट हैं जो कि इजराइल के साथ है, और एक एंटी ज़ायनिस्ट जूस हैं जो कह रहे हैं कि हमारे मजहब का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और मजहब के नाम पे जंग की जा रही है। अब ये भी जो एंटी ज़ायनिस्ट हैं, ये जो इजराइल के अंदर भी हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। जी वो तो बड़े थोड़े हैं। वो अभी मैं इजराइल में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो प्रेमिसेस में रह के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ जैसे बाहर निकले तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो वहां तो बड़े थोड़े। मगर यूएस के अंदर फायदे की बात यह है कि काफी ज्यादा एंटी ज़ायनिस्ट जूस है और वो इसके बहुत खिलाफ है। अगर वो कंबाइन होकर रिएक्ट करे वगैरह, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखें, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका कंट्रोल इतना ज्यादा है कि जैसे ही आप कुछ बोलते हैं ना तो कहते हैं जी आप एंटी जूइश हैं। तो अगर एक जूइश बंदा खुद कह रहा है कि जी मैं ज़ायनिस्ट नहीं हूं और ये मेरे मजहब का गलत इस्तेमाल है, तो उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और ये बढ़ता जा रहा है। मगर अगेन, ये अगर बढ़ रहा है तो दूसरी साइड को भी पता है कि ये बढ़ रहा है। अब वो उसको किस तरह से काउंटर करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में शायद ये चेंज आ जाए, मगर शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में ये चेंज नहीं आने वाला। अच्छा, आपने रिसेंट जो है वो ट्वीट्स भी देखी होंगी डोनाल्ड ट्रंप की, कि किस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं। कल जो उन्होंने किया, ट्वीट की उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्रूथ सोशल पे, उसको आप किस तरह देखते हैं कि जो ट्रंप हैं वो एक जहनी मरीज जो हैं वो बनते जा रहे हैं?
क्योंकि एक इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो एक प्रेसिडेंट होके, यूएस के प्रेसिडेंट होके किस तरह के वो अपने अल्फाज जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है इंस्टेड जो उनको यूज़ करनी चाहिए थी, वो इस तरह की गालम गलोच अगर हम कहें कि उस पर वो आ गए हैं कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ट्रम्प ने तो खैर कभी कोई मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं की, बस ये कि अब वो डिटीरिएट और ज्यादा हो रही है। मगर मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है टू रियलाइज कि संडे की सुबह अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट उठ के पहली ट्वीट ये करता है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि वो फंस गया और बड़ा मुश्किल फंसा है। और जिस तरह हमारे उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा, वो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट की थी, अगर आपने देखी होगी, कि जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली थी। तो देखिए वो ख्वाजा आसिफ भी अब उनका जंग से फोकस जो है ना वो हट गया ना, वो ईरान से जो उन्होंने रिजीम चेंज करानी थी, जो उन्होंने न्यूक्लियर उनका जो था वो सारा उठाना था, वहां से वो सारा शिफ्ट हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कि इसको खुलवाना है। पहले खुली थी वो, जैसा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा। तो ये मसला है कि अगेन क्योंकि ये ट्रम्प की जंग नहीं थी, ट्रम्प को पुश किया गया, उन्होंने जंग कर ली, अब वो फंस गए, अब समझ नहीं आ रही करना क्या है। अब वो यही कर सकते हैं कि बम मारते जाए। देखिए बम मारने से इस तरह की चीज नहीं होती, ठीक है। और बम मारने से देखें शायद इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान अब टोल चार्ज करना शुरू कर दे, जो कि पहले कभी नहीं किया था। तो इसमें तो फिर बाय द एंड ईरान का फायदा है। वो तो ये कह रहे हैं कि चाइनीज युआन में हमें पे करें और आप लोग जाएं यहाँ से। तो वो यही है कि फिर इसमें तो इवेंचुअली ईरान का फायदा है। मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे ख्याल में जो लॉन्ग एंड शॉर्ट जो इसकी कहानी है ना, कि किसी भी मुल्क को जंग में किसी भी दुनिया के खित्ते में एंटर होने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या उसके कौमी मफाद में है कि नहीं। और ये बहुत क्लियर है, ये मेरे ख्याल में जंग जितनी डिस्कस हो चुकी दुनिया में बहुत क्लियर है कि अमरीकी कौमी जो मफाद है उसमें ये नहीं है। और जब नहीं होता तो फिर आप पुश करते हैं, तो फिर आप उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करते हैं। और अगर कोई और मुल्क आपकी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है तो आपके जो मिलिट्री प्लानिंग है वो भी खराब हो जाती है। देखिए अभी एक दो दिन पहले पीट हेग्सेट जो उनका सेक्रेटरी वॉर है, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी को फायर कर दी है, ठीक है। टॉप जनरल 4-5 फायर कर दिए। इन मिडिल ऑफ अ वॉर है, ऐसे में अगर आप अपने आर्मी चीफ को अगर आप उनसे रिजाइन ले लेंगे, उनको सैक कर देंगे, तो ये एक क्लियर कट वैसे एक इमेज आ रहा है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि आप एक वॉर में उसमें आके फंस गए हैं, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इसको कैसे जो है निकले। और ये भी कहा जा रहा था कि जो उनके आर्मी चीफ थे वो इस वॉर के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हम इसमें पड़े। जी बिल्कुल। और ये आप सिंपल सी बात है ना, जो पीट हेग्सेट हैं वो तो इससे पहले टीवी शो होस्ट थे, ठीक है। उनको क्या पता कि जंग कैसे करनी है। आर्मी चीफ को तो पता है, आर्मी चीफ ने जो कुछ उनको बताया होगा पीट हेग्सेट ने, क्योंकि उनको ऑर्डर कहीं और से आ रहे, अमेरिका से नहीं आ रहे, तो उनको कहीं और से ऑर्डर आया कि नहीं ऐसे करो। आर्मी चीफ ने कहा होगा कि जी ये मेरे मुल्क के जो फौज है उसके मफाद में नहीं है, मैंने नहीं करना, और उनको हटा दिया गया। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्निंग पॉइंट है कि क्या अमेरिका फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, यू नो। और बड़े मजे की बात है कि अमेरिका फर्स्ट की पहले कहानी जो थी ना, ये रिपब्लिकन्स की थी, बिल्कुल, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा अमेरिका फर्स्ट वगैरह। मगर अब ये बड़े मजे की बात है, ये आम आदमी की बात है, क्योंकि ये डेमोक्रेट का भी तो इंटरेस्ट है ना कि जी अमेरिका फर्स्ट हो, हम अपने मुल्क को देखें, बाकी मुल्कों को क्यों देख रहे हैं, यू नो, और उनके मफाद क्या है। तो अमेरिका के लिए भी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, ट्रम्प की जो अभी अपनी हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है कि पूरी दुनिया में वो कट ऑफ होते जा रहे हैं, क्योंकि नेटो उनके जो अलायंस थे वो उनका साथ नहीं दे रहे, उनके सबसे करीबी जो यूरोप था वो उनका साथ नहीं में दे रहा, फ्रांस ने कह दिया हम अपनी एयर स्पेस नहीं यूज़ करने देंगे, ऑस्ट्रिया ने कहा हम नहीं अपनी एयर स्पेस यूज़ करने देंगे। तो आपको लगता है कि जो ट्रम्प हैं इस वॉर की वजह से वो बिल्कुल कट ऑफ होते जा रहे हैं पूरी दुनिया से? जी मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लियर ब्रेक फ्रॉम यूरोप बहुत क्लियर हो गई है। वो हर एक का मजाक उड़ाते हैं, बातें लगाते हैं। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट को बातें लगा रहे थे, यू नो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बातें लगा रहे हैं, बड़े क्लियरली वो बातें शातें लगा रहे हैं। इवन स्पेन जो कि इस वॉर के बहुत खिलाफ है, और स्पेन पहला मुल्क था यूरोप में कि जिसने एयर स्पेस और लैंडिंग ग्राउंड वगैरह सारी बैन की, तो उनको बातें लगाए थे कि हम ट्रेड खत्म कर देंगे, आप साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ के साथ तकरीबन गालियों पे वो उतर आए हैं। तो ये यूरोप के लिए ये वेकअप पॉइंट है। और मेरे ख्याल में जो अभी पिछले हफ्ते यूरोपीय यूनियन ने एक अपना कम्युनिके भी किया है कि हम डिफेंस के ऊपर फोकस करेंगे, वो इसकी निशानदेही है कि वो कह रहे हैं कि भी अमेरिका पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में ये बड़ी क्लैरिटी है। अगेन तारीखदान होने के नाते एक बहुत एक क्लियर बात है कि हर सुपर पावर का अरूज और जवाल होता है। तो वो अरूज बड़ी देर से था, तो जवाल इवेंचुअली आना था, तो मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मंगज के ईरान का, इजराइल और यूएस की वॉर का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये तो प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल है। कल कुछ भी हो सकता है, कल ये जंग खत्म भी हो सकती है। आज करनी है ना उन्होंने स्पीच 9 बजे करनी है। जी बिल्कुल। तो ये खत्म भी हो सकती है, ये 6-8 महीने और भी चल सकती है। बट मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हमें समझने की कि ये जो रीऑर्डरिंग ऑफ द मिडल ईस्ट हो रहा है,
ये एक बहुत खतरनाक चीज है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए। बिकॉज ये जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है कि इजराइल के पास कोई भी फंक्शनल हुकूमत ना रहे। देखिए आज हम ईरान की बात कर रहे हैं, मगर आप उसको देखें कि पिछले 2 हफ्ते में लेबनान को 10% इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। वहां सारे ब्रिजेस, अभी तो यहाँ ब्रिजेस की धमकी दे रहा है ट्रम्प, वहां तो इजराइल ने सारे ब्रिजेस उड़ा दिए। ठीक है, तो लेबनान जैसे मुल्क पे तकरीबन कब्जा कर रहा है। सीरिया के ऊपर थोड़ा बहुत कब्जा किया हुआ है। बाकी जो सारे मुल्क हैं वो तबाही की हालत में है। तो अगर आप एक मिडिल ईस्ट इमेजिन करें कि सिर्फ इजराइल हो और बाकी सारे मुल्क तबाह हुए हो, तो ये किस तरह का रहना है? ठीक है, तो ये एक खतरनाक चीज है कि अगर ये ईरान की जंग कल खत्म भी हो जाती है तो ये एक लार्जर क्वेश्चन है जो कि पूरी दुनिया को डील करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरी दुनिया के सर्वाइवल के लिए एक सवालिया निशान बन के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज, आपने अपना टाइम हमें दिया और अमेरिका का पूरा एक स्केच जो है वो हमारे सामने खींच के रखा उनकी वॉर्स के हवाले से। यहाँ पे मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।